एएनएस नाउ देख रहे हैं आप। आजकल भारत में दो कानूनों के सर्वाधिक दुरुपयोग की चर्चा है। पहला कानून SC/ST एक्ट का है और वहीं दूसरा कानून दहेज उत्पीड़न से रोकथाम के लिए जो सरकार द्वारा बनाया गया था वो कानून है। आपने देखा होगा अभी हाल में ही बेंगलुरु में AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी की प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर ली। वहीं कई मामले SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के भी सामने आते हैं, जिससे लाखों बेगुनाहों की जिंदगी तबाह हो रही है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर इन कानूनों के दुरुपयोग से आम जनता अपने आप को कैसे बचाए। इस वक्त हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए उपस्थित है वरिष्ठ एडवोकेट रूपक श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। इन्हीं से जानेंगे किस तरह से इन मामलों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और भविष्य में सरकार क्या कुछ ऐसा करे जो इन मामलों के दुरुपयोग की संभावनाएं कम हो और आने वाले दिनों में जो आम आदमी इन दोनों कानूनों से डर रहा है वो इन दोनों कानूनों में सेफ महसूस कर सके। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ है कि सर कभी कभी क्या होता है कि पुरानी रंजिश के कारण लोग दूसरों पर SC/ST लगवा देते हैं और कानून में प्रावधान है कि बिना जांच की गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। तो ऐसे में सर जो बेगुनाह है वो अपने आप को कैसे बचाए? देखिए, जब भी आपके ऊपर कहीं SC/ST एक्ट के मुकदमे में FIR होती है जी, या न्यायालय में आपके खिलाफ, क्योंकि देखिए FIR दो तरीके से होती है। एक थाने में हो जाती है, अगर वहां पर नहीं हो पाती तो न्यायालय से लोग 156(3) या नए कानून में 175(3) के माध्यम से FIR के लिए आवेदन करते हैं जी। ऐसे मामले में जैसे ही आपको जानकारी होती है तो सबसे पहले तुरंत आप अपने किसी क्रिमिनल लॉयर से संपर्क कीजिए जी। ये पहला कदम आपको उठाना है कि आपको क्रिमिनल लॉयर से संपर्क करना ही करना है जी। अब आप इसमें बचाव कैसे करेंगे? अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाता है जी, तो आप तुरंत क्रॉस FIR करवाइए, ये मुकदमा झूठा है, मुझे फंसाया जा रहा है जी। अपने वकील के माध्यम से जाएंगे तो और आसानी होगी आपको, क्योंकि कानून जो होता है एक हथियार के रूप में होता है। जैसे हथियार है जी, जी। अब हथियार आपके ऊपर चलाया गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ढाल की जरूरत होती है कि एक ढाल जो आपके हथियार को रोके, आपके खिलाफ जो उपयोग किया जा रहा है जी सर। तो वहां पर अब कानून की ग्रेविटी क्या है, क्योंकि एक वर्ग था जो सताया हुआ था, एक समय था, ये पहले का समय था, बहुत पहले का समय था, ठीक जी। अब उसके लिए कानून बना, अब कानून बचाव के लिए बना, वो ढाल था जी जी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसका प्रयोग हथियार के रूप में किए जी, ठीक। अब वो हथियार हो गया, अब ढाल आपको पकड़नी है जी। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा, जैसे कि गिरफ्तारी तो सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन की अपनी एक ग्रेविटी होती है, ये बात आप समझते हैं? जी जी। ऐसा भारतीय न्याय संहिता में भी है, कुछ सेक्शन में डायरेक्ट गिरफ्तारी है, कुछ सेक्शन में डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं भी है जी जी। तो ग्रेविटी कितनी है सेक्शन की ये कोर्ट हमेशा देखती है। अगर आपके खिलाफ लगे सेक्शन में वो ग्रेविटी नहीं है, वो एविडेंसेस नहीं है, तो निश्चित रूप से आप बरी होंगे, कोर्ट से आपको बेल मिलेगी, ये निश्चित है, बेल मिलेगी प्राइमा फेसिया। अब कोर्ट जैसे कि पहले क्या था, पहले और अब में ये अंतर है कि पहले जो कोर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट के हिसाब से चल रही थी। अब तमाम तरह के मामले आ रहे, इसमें कोर्टों ने भी देखा है कि झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा है कई तरीके से। तो जब आप अपने मुकदमे को एक अच्छे तरीके से लड़ते हैं और मुकदमे में जान लीजिए सबूत बहुत अहम होते हैं जी। और ये देखिए कि सबूत अगर जो आप अपनी बेगुनाही के देते हैं, जैसे किसी निजी स्थान पर आपको गाली दी गई है जी जी, तो वहां पर कोर्ट दूसरा रवैया अपनाती है जी जी। सार्वजनिक स्थान पर गाली दी गई है तो कितने स्वतंत्र गवाह हैं, उस पर रवैया कोर्ट का दूसरा होता है। जी जी। गवाही में, साक्ष्य में अगर जो आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो कितने रिश्तेदार, नातेदार या पटदार हैं, ये भी देखा जाता है। कोर्ट इन सब छोटी छोटी चीजों को भी देखती है, ऐसा तो नहीं कि एक कॉन्स्पिरेसी रख के आपको फंसाया गया। जी जी। तो फिलहाल अभी तो सरकार की तरफ से आपको कोई विशेष छूट नहीं मिल रही है जी जी, लेकिन आप अपने बचाव में ये सब चीजें कर सकते हैं, ये सब सबूत आप इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने झूठी SC/ST की FIR किसी के ऊपर कर दी है तो उसके पास क्या ऑप्शन है बचने के? सबसे पहला ऑप्शन है, कहीं पर भी जब भी आपके खिलाफ FIR होती है, इस तरह की झूठी FIR, जी जी, तो सबसे पहले आप अपने लोकल के किसी भी क्रिमिनल लॉयर को संपर्क में तुरंत आ जाइए, क्योंकि वो आपको सही राय देता है। जी जी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आपके ऊपर झूठा मुकदमा होता है जी सर, तो जो एविडेंस होते हैं, क्योंकि कोर्ट जो होती है वो एविडेंस पर काम करती है। हालांकि क्योंकि SC/ST एक्ट में कुछ धारा ऐसी जहां पर बिना जांच के भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने का पावर रखती है जी, या जांच बिना हुए आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, जी जी सर। ठीक। तो आपको तुरंत इसी नाते वकील के संपर्क में जाना है और ये चीज जान लीजिए, झूठे आरोप में सबूत की प्लॉटिंग, एविडेंस की प्लॉटिंग लोग करते हैं
उस पर ध्यान दीजिए और उन एविडेंसेस को कलेक्ट कीजिए। आप अपने बेगुनाही के एविडेंस रखिए, जैसे कि निजी, जैसे कि कोई ना देखा हो गाली दे रहा हो, या गाली जब आप का आरोप लगा आपके ऊपर तो वही सब उन्हीं के रिश्तेदार हों, ठीक, जी जी, फर्जी चोटें दिखाई गई हों, तो इन सब चीजों के एविडेंस आप भी कलेक्ट कीजिए जी अपने बचाव में और उसको कोर्ट के सामने रखिए। तो सर SC/ST एक्ट है, उसमें किस किस तरह से अगर बर्ताव किया गया हो तो उस पे SC/ST एक्ट लगता है? देखिए, इसमें बर्ताव की कई श्रेणियां हैं। गाली गलौज करना जो जात सूचक शब्दों के साथ हो, ठीक, मारपीट करना। अब मामला ग्रेविटी है ना कि आपको सिर्फ गाली दिए, जात सूचक शब्द का प्रयोग किए तो एक अलग ग्रेविटी बनी। जी जी, इसको देने के साथ आपको मारे पीटे, अलग ग्रेविटी बनी। जी जी, रास्ते में मारे पीटे, अलग अलग धाराएं हुई। घर में घुस के मारे पीटे, अच्छा, मार दिए, सर फूट गया, अलग धाराएं हुई, ठीक। तो मामले की क्या उसमें ग्रेविटी है, क्या उसमें कठोरता है अपराध में, उसके हिसाब से धाराएं लगती हैं। तो सर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिस पर झूठे SC/ST एक्ट में उसको फंसा दिया गया है और बाद में कोर्ट उसको बेगुनाह घोषित कर देती है, हाँ, तो उसके पास क्या ऑप्शन है जो शिकायत करता है उसके ऊपर लगाने के लिए? सबसे पहले आप ऐसे लोगों पर मानहानि का दावा कीजिए। जी जी, ठीक जी। और अगर कहीं पर भी वो एडमिट कर लेता है कि मैंने झूठ में फंसा दिया था, हाँ, अब देखिए इसमें कानूनी दांवपेच है। अगर कहीं पर भी गवाही में एडमिट हो जाती है एविडेंस में उसके मुंह से, तो बिल्कुल आप उसके खिलाफ मानहानि कर सकते हैं और उसे हैवी कास्ट मुआवजा कर सकते हैं। आपराधिक मानहानि होती है जी, और उनको निश्चित कोर्ट तक आना पड़ेगा। मतलब सर मुआवजा लिया जा सकता है? आप बिल्कुल मुआवजा, मानहानि दायर करके बिल्कुल मुआवजा लीजिए। तो सर मान लीजिए कि जो पीड़ित है, पीड़ित मतलब कि जिसे फंसाया गया है, तो उसके पास ना गवाह है, ना सबूत है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ना किसी ने ऐसा करते हुए उसे देखा है, हाँ, तो वो कैसे अपने आप को साबित करेगा? फिर बाद में कैसे वो छूट सकता है उस अपराध से? देखिए, कोर्ट में किसी भी चीज का ट्रायल होता है जी, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने FIR करा दी तो आपको बेल, आपको एक बार जेल हो गई तो बेल नहीं दी जाएगी, बेल पर आप छूटकर बाहर आएंगे। जी जी, ठीक, बेल मिलती है, अधिकतर मामलों में बेल मिल जाती है, तो आप बेल अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। जी जी, बेल आपको मिल जाएगी। दूसरा, अब बेल चार्जशीट फाइल जब हो जाती है, मतलब कोर्ट का पूरा जांच हो गया तो कोर्ट ट्रायल करती है, ठीक। जी जी, ट्रायल में उनके भी जो एविडेंस करते हैं, जो गवाह होंगे, जो सबूत होंगे, जो भी लगाए होंगे, जो गवाही देने आएगा, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे, ठीक, वो सारे ट्रायल किए जाते हैं। उसमें आपको भी मिलता है, आपके पक्ष के भी अधिवक्ता, ठीक, उसको ट्रायल करते हैं। जी जी, ठीक, तो वहां पे उस ट्रायल में इतने अच्छे से ट्रायल करना है कि अगर जो झूठा व्यक्ति है तो वो वहां पर टूट जाता है, क्योंकि झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता। झूठ बेनकाब होना ही होना है। तो मतलब मानहानि को छोड़कर और उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता है? नहीं, क्या कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके ना उसको सब कुछ कर सकती है? हाँ, कोर्ट चाहे तो स्वतः संज्ञान ले सकती है। अगर उसने झूठा मुकदमा किया है और कहीं भी एडमिटेड होता है ये झूठा मुकदमा है, तो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है और मुआवजा भी दिलवा सकती है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके उनको पर कोई पेनाल्टी डाल सकती है, उनको जेल कर सकती है। कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है सब चीजों का। अब SC/ST एक्ट के बारे में बात हो गई। अब सर महिला उत्पीड़न के केस के बारे में जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर जानना चाहेंगे कि पहले जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई उनसे दहेज ना ले, इस तरह से सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कानून लाई थी। अभी हाल में आप देख रहे हैं कितने ज्यादा दुरुपयोग के मामले आ रहे हैं, निर्दोष इंसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। कई सारे मामले अतुल सुभाष के बाद भी लगातार मामले आगे, जो लोग अभी तक छुपा कर रखे हुए थे अतुल सुभाष के मामले के बाद वो भी अब बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। लेकिन सर सिर्फ बोलना नहीं होता है, कोर्ट में किस तरह से, अगर मान लीजिए किसी की पत्नी ने झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला उस पर कर दिया है, तो अब उसके पास क्या क्या विकल्प हैं, इस पर जरा सर बताइए। देखिए, अब तो जिनकी शादी हो गई जी, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक, वो तो अभी, लेकिन आपकी जब आपका विवाह होता है, एक तो आप जान लीजिए जमाना इतना खराब है कि आप जब शादी, दहेज का मामला कहाँ शुरू होता है? दहेज का मामला शुरू होता है जब आप शादी से ही, आपकी शादी तय होने शुरू होता है। बेसिक चीजें, जी जी, बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया जहां पर दहेज लिया भी नहीं गया, फिर भी वो लोग फंसे हैं, ठीक, फंसे हैं, बुरे तरीके से फंस जाते हैं लोग जी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके ऊपर दहेज का मुकदमा होता है जी, दहेज के साथ मुकदमे मेंटेनेंस के होते हैं, खर्चे के लिए, ठीक,
इस तरह के मुकदमे में कभी भी मॉरल डाउन मत कीजिए अपना, हार मान लेना, सुसाइड कर लेना, मॉरल डाउन मत कीजिए। अपने अधिवक्ता के माध्यम से हर वो सबूत दीजिए अपने अधिवक्ता को जी, जो आपने रखा है। जैसे कि आपकी पत्नी आपसे लगातार लड़ती है, तो लड़ाई तो एक दिन में होती नहीं, नहीं, तो उसके सबूत रखिए। आपको टॉर्चर किया जाता है कहीं से भी, उसके सबूत रखिए, उसको दीजिए। कोर्ट एडमिट करती है, कोर्ट एडमिट करती है क्योंकि मैंने कराया है कोर्ट को एडमिट, कोर्ट एडमिट करती है। ठीक। तीसरा, जिनकी नई नई शादियां हो रही हैं और ऐसे व्यक्ति जो 1 रुपया किसी से दहेज नहीं ले रहे हैं, जी, वो शादी के समय ही एक नोटराइज्ड स्टाम्प पर रख ले कि इस शादी में किसी भी प्रकार का रुपया दहेज के रूप में नहीं लिया दिया गया। यह नोटराइज्ड स्टाम्प लड़की के पिता, लड़के के पिता, लड़के के बीच में यह होना चाहिए। ठीक। ये मेरा अपना व्यू है, कितना सही लगेगा ये आप लोग बताइएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा कि जो दहेज ना ले वही करे, क्योंकि बिना अगर जो आप दहेज नहीं देंगे तभी कोई साइन करेगा, दहेज लेंगे। और मेरी लड़कियों के पिता से भी अपील है, अगर लड़का दहेज लेता है उसके बाद भी कहता है कि नोटराइज स्टैम्प पे लिखो, तो समझ लीजिए वो बेईमान आदमी है, आप मत लिखिएगा। दहेज लेने वाले से नहीं, सिर्फ दहेज ना लेने वाले जो से दहेज ना ले वो इन मामलों के तहत थोड़ा बहुत अपना कोर्ट में कर ले, कोर्ट में बचाव कर सकता है। अब आपके पास नोटराइज स्टैम्प रहेगा, शादी के समय ये दस्तखत हुआ है, जी जी, और दहेज नहीं लिया, इनके पिता ने इसको एडमिट किया है, लड़की ने खुद एडमिट किया है, जी जी, ठीक। बाकी स्त्री धन है, स्त्री धन में जेवर गहना जो अपना रस्म रिवाज है वो आप करते रहिए, वो स्त्री धन वापस भी हो जाता है, तो खुद कहती है वापस कर दीजिए। ठीक। तो यही दोनों एक्ट का दुरुपयोग हो रहा था, और यही दोनों से बचने के बहुत ज्यादा तरीके तो नहीं है? नहीं, तरीके हैं। अब कोर्ट्स को ये पता है कि इस तरह के मामलों का दुरुपयोग हो रहा है, तो कोर्ट्स अब इन मामलों को टैकल करने का तरीका बदल दी है। अगर आप एविडेंसेस देंगे कोर्ट को अपने बेगुनाही के, तो कोर्ट निश्चित इंटरटेन करती है। पहले प्रावधानों में जमानत भी सख्त हो गई थी, लेकिन अब जमानत भी मिल रही है आपको, तो आप इसको एविडेंसेस को अपने रखिए जब आपके साथ इस तरह की घटनाएं होने लगे। तो सर, मतलब कि यही कुछ तरीके हैं जिनसे इस तरह से दुरुपयोग से बचा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति झूठा आपको फंसा देता है तो कुछ एविडेंस अपने पास रख करके कोर्ट में साबित करके और उसके बाद में मानहानि का मुकदमा करके यही सब से बचा जा सकता है। सर, लास्ट में सरकार से क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप जान ही रहे हैं दुरुपयोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो सरकार क्या कुछ इसमें कर सकती है? अब देखिए, सरकार SC ST मामले में सरकार को रुख थोड़ा सा समाज के हिसाब से लिबरल करना पड़ेगा। अब समाज में का रुख थोड़ा सा बदल चुका है। अब वो समय नहीं रहा कि जात पात की उस तरीके की जात पाती है, अगर जो है भी तो उस तरीके का जो पहले का एक था वो नहीं है। अब जब किसी भी कानून को ढाल के जगह तलवार के रूप में उपयोग करने लगे, तो सरकारों को सचेत होना चाहिए। कोर्ट्स ने कई बार इस तरह के ऑर्डर्स दिए हैं, तो सरकार को भी कानून को डाइल्यूट करना चाहिए और एक अलग से एक जांच समिति बनानी चाहिए जो स्पेशल जांच हो, जो कम समय में जांच कर दे। ठीक। काउंसलर्स बनाने चाहिए इस तरीके के कि काउंसलिंग करके भी कुछ रिपोर्ट्स दे। इस तरीके की काम करने चाहिए सरकार को। जमानत के प्रावधान थोड़े आसान करने चाहिए, ये सब चीजें सरकार को करनी चाहिए। दहेज के लिए दहेज कानूनों में सरकार कुछ चीजों में प्रावधान अच्छा कर रही है, और जो सरकार से मेरी अपील है कि वो देख रहे होंगे किस तरीके से फ्रॉड किए जा रहे हैं कि दुल्हन शादी करके आती है, फिर धमकी देती है कि इतना पैसा नहीं दोगे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगी। इस तरह के मामले आने लगे हैं। एक तो होता पारिवारिक मामला कि परिवार में खटपट हुई, सेपरेशन हो गया, अब वहां पर मुकदमा चल रहा है, एक अलग पोजीशनिंग हुई, एक अलग कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एक रैकेट इन कानूनों का प्रयोग कर रहा है। तो अगर कहीं आपको ये पता चलता है कि एक रैकेट के रूप में हो रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए एक अलग कानून लाया जाए, क्योंकि ये पारिवारिक रैकेट परिवारों को बर्बाद कर रहा है, और जब परिवार बर्बाद होगा तो समाज भी बर्बाद हो जाएगा। अगर समय रहते ऐसे मामलों को नहीं रोका गया तो भविष्य में इस तरह के मामले काफी बढ़ेंगे निश्चित, और सरकार के सामने तब और भी कड़ी चुनौती होगी इन मामलों से निपटने की। चुनौती होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ऐसी जानकारी देने के लिए। लेकिन ये सब आप तभी अपनाइए जब आप बेगुनाह हो, तब आपके लिए कानून बचाव कर सकता है।
नमस्कार, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।